स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, क्लास 12 के वीडियो लेक्चर में हम लोग टॉपिक जो पढ़ चुके थे वो वायर्स का पूरा कॉन्सेप्ट मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में दिया हुआ है। वायर्स का रिलेशनशिप दिया हुआ है। आई होप कि आपने उसको क्लियर कर लिया होगा। बोर्ड में उससे कैसे क्वेश्चन आते हैं ये मैंने बता दिया था। आज हम कैलकुलेशन ऑफ या न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट ऑफ वायर्स पढ़ने जा रहे हैं। जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट ऑफ वायर्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट ऑफ वायर्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में ये ध्यान देना जरूरी है कि जो टॉपिक है इस पे न्यूमेरिकल मैंने प्रीवियस आपको जो क्वेश्चन दिए थे तो उसमें दिए थे। आप कई बच्चे लगा भी लिए होंगे, हो सकता है कई बच्चे नहीं लगा लिए होंगे, नहीं लगा पाए होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी जो क्लोज पैकिंग है, क्लोज पैकिंग, उसमें अगर नंबर ऑफ एटम n है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर जो होता है वो 2n होता है और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर जो होता है वो n होता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको नोट करना जरूरी है। ये कैसे होता है इसके बारे में मैं प्रीवियस लेक्चर में पूरा डिटेल बता चुका हूँ। कैसे ऑक्टाहेड्रल वायर को लोकेट करते हैं, कैसे टेट्राहेड्रल वायर को लोकेट करते हैं, उसकी पोजीशन कैसे वो 2n हो जाता है, कैसे वो n हो जाता है, सब के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं, जिसका वीडियो लेक्चर नंबर 11 था। आज ये मैं 12 नंबर का वीडियो लेक्चर नंबर 1 बनाने जा रहा हूँ। आज के टॉपिक में हम लोग वायर्स का कैलकुलेशन पढ़ेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी का पूरा टॉपिक कवर करेंगे और साथ ही साथ रेडियस रेशियो का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये 3 कॉन्सेप्ट आज के वीडियो में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल में। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर करिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। तो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कोई भी क्लोज पैकिंग हो, चाहे वो फेस सेंटर्ड हो, चाहे बॉडी सेंटर्ड हो, चाहे सीसीपी हो, चाहे एससीपी हो, अगर उसमें नंबर ऑफ एटम n है, नंबर ऑफ एटम पता है आपको, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर उसमें कितने होते हैं? जस्ट डबल हो जाते हैं। और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर वही होते हैं जो उसमें उतने नंबर ऑफ एटम होते हैं। क्लियर है? तो आइए इस टॉपिक पे क्वेश्चन बढ़ते हैं। इस पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, आइए देखते हैं इसके बारे में क्या क्या न्यूमेरिकल्स हैं। मैं आपसे कम से कम 10-5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दूंगा, आप घर पे करें, वीडियो के लास्ट में आपको अवेलेबल होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि एक मैग्नेटाइट है। क्या है? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जानते हैं, Fe3O4 ओर ऑफ आयरन है। उससे क्वेश्चन दे रखा है कि मैग्नेटाइट है जिसमें कि वो मैग्नेटिक ऑक्साइड है। भाई मैग्नेटाइट का Fe3O4 तो मैग्नेटिक ऑक्साइड है। ये कह रहा है कि वो मैग्नेटिक ऑक्साइड में आयंस यूज्ड ऑन रिकॉर्डिंग टेप्स, जो मैग्नेटाइट होता है वो मैग्नेटिक टेप को रिकॉर्डिंग करने के लिए यूजफुल होता है, जिसका फार्मूला Fe3O4 हम जानते हैं, लेकिन आएगा कैसे इसके बारे में देखने जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है क्रिस्टलाइजेस विथ आयरन एटम ऑक्यूपाइंग। देखिए, जो मैग्नेटाइट है उसमें 2 एटम है, एक आयरन है और एक ऑक्सीजन है। क्लियर है? तो आयरन और ऑक्सीजन से मिलकर के मैग्नेटाइट बना हुआ, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक, कह रखा है जब आयरन इसमें क्रिस्टलाइज करता है तो आयरन जो होता है उसके जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल होल्स क्या होते हैं? नंबर इज नंबर 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्स प्लस टेट्राहेड्रल वायर्स का 1/8 होता है। ठीक है। दूसरा कह रहा है और साथ क्या होता है? एंड 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल, 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर्स, होल कहे या वायर्स कहे। तो जो आपका मैग्नेटाइट है उसमें आयरन जो है जब क्रिस्टलाइज होता है तो किस किस पोजीशन पे ऑक्यूपाई करता है? टेट्राहेड्रल वायर्स की 1/8 पोजीशन पे और ऑक्टाहेड्रल वायर्स की 1/2 पोजीशन पे ऑक्यूपाई करता है। ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक, फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है the octahedral holes in a closed packed array of oxide ion, what is the formula of magnetite? What is the formula of magnetite? मतलब कि यहाँ आपको क्लोज पैकिंग कैसी है ये भी नहीं दिया हुआ है। क्लोज पैकिंग दिया होता तो हमको पता है कि बीसीसी में सब कितने होते हैं? 2 होते हैं, एफसीसी में 4 होते हैं, नंबर ऑफ एटम पहले आप कैलकुलेट कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे आपको उसका क्रिस्टल भी नहीं दे रखा है, तो हम मानेंगे
कि जो ऑक्सीजन है उसके जो नंबर ऑफ एटम है वो कितने हैं भैया, n। ठीक है, तो आयरन के एटम्स क्या है, आयरन एटम ऑक्यूपाई 1/8 of the tetrahedral holes and 1/2 of the octahedral holes in a closed packed array of oxide ion। मतलब कि जो पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो ऑक्साइड आयंस का है, तो ऑक्साइड आयंस के नंबर ऑफ एटम हमने कितने मान लिए, n मान लिए। क्लियर है, तो जरा बताइए नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल कितने हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे, क्योंकि भाई ऑक्साइड आयन का ही पूरा क्रिस्टल है, तो नंबर ऑफ एटम अगर हम उसके n मान लिए तो टेट्राहेड्रल कितने हो जाएंगे, 2n। एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें, Fe का इतना है, ऑक्सीजन का, दोनों के अगर हमको पता चल जाए नंबर तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, फार्मूला निकालना है। तो फाइनली आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड आउट द फार्मूला ऑफ मैग्नेटाइट। क्या पता करना है, फार्मूला ऑफ मैग्नेटाइट पता करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम आयरन के नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आयरन के नंबर ऑफ एटम्स। तो आइए देखते हैं, आयरन के नंबर ऑफ एटम यहां से निकलेंगे 1/8 ऑफ क्या, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल कितने हैं भैया, 2n है, तो चलिए 2n प्लस 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल, 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल मतलब दैट इज n। ठीक है, तो 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल दैट इज 2n और इसका n हो गया। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आया, ये आ गया 2 है और ये 8 है, तो कितना हो जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा n/4 प्लस ये कितना हो जाएगा n/4 प्लस ये कितना हो जाएगा n/2। तो n/4 प्लस n/2 ये टोटल आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3n/4। इट सिंप्लीफाई दैट 3n/4। तो नंबर ऑफ आयरन एटम कितने हो गए, 3n/4। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, आयरन कहां कितना कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल और 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल, तो उसके बेसिस पे हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो आयरन के नंबर ऑफ एटम कितने, 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल 2n और ये 1/2 ऑफ n, क्योंकि ऑक्साइड का ही वो पूरा अरे है, पूरा कॉन्सेप्ट ऑक्साइड का ही है। ठीक है, तो आपके पास आयरन के नंबर ऑफ एटम हो गए और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम हो गए या नहीं हो गए, बोलिए भाई। जब दोनों के नंबर ऑफ एटम आपके पास हो गए तो फिर हमें क्या करना है, काहे वो कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको सीधे क्या निकालना, रेशियो निकालना है। तो आइए रेशियो निकालते हैं, क्या निकलेगा जरा बताइए। आपके पास आयरन के एटम कितने आए हैं और ऑक्सीजन के एटम कितने आए, इसके आए हैं 3n/4 और इसके कितने आए भैया, n आए। भाई n तो मानी था स्टार्टिंग में, तो n कैंसिल हो गया, बचा गया Fe 3/4 हो 4 इधर चला जाएगा तो बना गया Fe 3O4। देन द फार्मूला ऑफ मैग्नेटाइट इज Fe3O4। क्लियर स्टूडेंट्स, तो कैसे निकाला ये देख लिया ना आपने, क्योंकि वो ऑक्साइड अरे में था तो n माना, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, n, पूरे ऑक्साइड का ही वो पूरा ढांचा था तो n हो गया, फिर उसमें टेट्राहेड्रल 2n हो गया, तो उसके बेसिस पे हमने इसको नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या हो गया, 3/4 इनका रेशियो निकाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर बोर्ड में आ चुका है, उसके बारे में चेक करते हैं बोर्ड में क्या आया है। बोर्ड में क्वेश्चन आ रखा है, इन ए कंपाउंड एटम ऑफ एलिमेंट Y फॉर्म CCP लैटिस। आपका क्वेश्चन आसान कर दिया, CCP बोला है तो नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं। Y एक कंपाउंड है जिसमें कि Y जो है वो किस लैटिस में है, CCP में है। CCP मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ एटम जरा बता दीजिए कितने होते हैं, 4। मैं आपको कैलकुलेट कर चुका हूँ, क्यूबिक क्लोज पैकिंग मतलब FCC स्ट्रक्चर। तो वहां पे कॉर्नर पे 1/8 इंटू 1 तो 1 हो गया, और फेसेस पे 6 इंटू 1/2 3, तो 3 और 1 4, तो नंबर ऑफ एटम CCP में कितने होते हैं, 4। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि Y जो है वो CCP अरेंजमेंट में है, मतलब इसको मैं स्ट्रक्चर के बेस पे और बता देता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। यूं समझिए ये CCP अरेंजमेंट है और आपके जो Y साहब हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, यहाँ 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 यहाँ, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, फिर फेस पे भी है। ठीक है, ये Y की पोजीशन, ये सारे एटम्स क्या हो गए, Y हो गए। फिर क्या कह रहा है, एंड दोज ऑफ एलिमेंट X ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वायर्ड। 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वायर्ड कितना है,
2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वायर। दो जो x है वो 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वायर। ठीक है, तो जरा बताइए नंबर ऑफ एटम में अगर 4 है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्स कितने हो जाएंगे? टेट्राहेड्रल वायर्स कितने होते हैं भैया? तो नंबर ऑफ, पहले आइए निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर इज इक्वल टू 2n, तो 2 into 4 दैट इज 8। क्लियर? और उसका कितना है ये 2/3 है या नहीं? तो 2/3, तो x कितना हो गया भैया? आइए सिंप्लीफाई करते हैं इसको। x नंबर ऑफ एटम, x क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम ऑफ x कितना हो जाएगा? 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वायर। टेट्राहेड्रल वायर कितने हो गए? 8। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 16/3। तो ये 16/3 हो गया। x के नंबर ऑफ एटम 16/3 और y के नंबर ऑफ एटम 4। क्लियर है? तो आइए रेशियो निकालते हैं इनका। x y दोनों का रेशियो कितना आया? इसका 16/3 आया और इसका कितना आया? इसका 4 आया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x y ये हो जाएगा 16/3 और ये हो जाएगा 4। तो 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इट इंप्लाइज दैट x 16/12। इसको और सिंप्लीफाई करिए तो 16 और 12 क्या हो सकता है? इसको आप क्या ले सकते हैं? x 16/12 को आप लिख सकते हैं मिनिमम 2 से डिवाइड करिए। अगर 2 से डिवाइड करिए या 4 का मल्टीपल है तो 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? x4y3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आया क्या? इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं x4, क्योंकि मैंने आपको उस दिन भी बताया था वीडियो लेक्चर में कि जो सिंपलेस्ट फार्मूला आएगा वही लिखना है आपको। आप वो भी लिख के आएंगे तो गलत नहीं है, लेकिन आप सिंपलेस्ट फार्मूला लिख के आएंगे। कैसे आया? क्लियर हो गया? y हम चाहते तो n मान के भी क्वेश्चन सॉल्व करते तो भी आंसर आ जाता। ठीक है, तो भी आंसर आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता। ठीक है, तो क्वेश्चन आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, तो डियर स्टूडेंट्स आइए हम शुरू करते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल किस टॉपिक पे बेस्ड है ये देखते हैं। अभी जस्ट मैंने जो पहले वाले क्वेश्चन आपको बताया वो 2016 बोर्ड में आ चुका है, उसके ऊपर थोड़ा फोकस करिएगा क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि एक कोरंडम जो है वो एल्युमिनियम का ओर है। आपको पता होना चाहिए कोरंडम इज एन ओर ऑफ एल्युमिनियम। तो कोरंडम जो है ऑक्साइड आयन हैव अरेंज इन एससीपी अरेंजमेंट। तो एससीपी में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं बाबू वो कितने होते हैं? वो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 6। ठीक है, फिर कह रहा है अरेंजमेंट and the aluminum ion occupied 2/3 of the octahedral wires. What is the formula of the corundum? तो देखिए एल्युमिनियम और ऑक्सीजन इन दोनों से मिलकर के बना हुआ है। तो एससीपी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कितने होते हैं भैया? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 6 एटम होते हैं। आप कहेंगे सर कैसे? तो जो हेक्सागन है, हेक्सागन ऊपर है 6 और नीचे 6, तो जो कॉर्नर 6 वाले होते हैं वो 1/6 का कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो 12 और 6 अगर आप ध्यान से देखें तो 12 और 6 1/6 × 12। ये अब इसके स्ट्रक्चर को मैं दिखा दूं आपको, तो आप ऐसे दे सकते हैं, ये कॉर्नर्स हो गए। ठीक है, एक ये हो गया। एससीपी लैटिस के बारे में आप जानते होंगे, आई होप। नहीं जानते हैं तो मैंने बताया भी था आपको इसके बारे में। ये देखिए, देखिए क्यूबिक होता तो उसके बारे में तो बहुत आसान था पता करना। ठीक है, मैंने इसके पहले आपको डायग्राम दिए हैं, उसमें आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए। ये देखिए एससीपी अरेंजमेंट में ये देखिए दोनों फेस वाले एटम हैं, तो 2 फेस के एटम हो गए। नंबर ऑफ एटम्स ये कैलकुलेट कर लीजिए, 2 एटम फेस के हो गए तो 2 × 1/2 कितने हो गए? 1। ठीक, ये 3 हो गए बॉडी सेंटर्ड, क्योंकि ये आपको याद होगा टेट्राहेड्रल वायर्स। तो ये कॉर्नर वाले ये फेस वाले हो गए। फेस कौन से? ये फेस वाले, ये हो गए बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी वाले कितने हो गए? 3, 1 2 3। अब देखिए कॉर्नर क्योंकि हेक्सागन है तो इसका कंट्रीब्यूशन 1/6 का होगा। कितना होगा? 1/6 इसका। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, 12 हो गए। तो कॉर्नर वालों का जो कंट्रीब्यूशन, ध्यान रखिएगा ये क्यूबिक स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए यहाँ पे 1/8 का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। कितने का होगा?
1/6 का कंट्रीब्यूशन होगा। तो कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, टोटल मिला के 12 इंटू 1/6, तो 6 2 जा 12, तो कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल एटम हो गए 3 2 1 और ये 3 2 5 और 1 6। तो HCP अरेंजमेंट में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, ये जो कॉर्नर वाले हैं इनका कंट्रीब्यूशन 1/6 का, ये जो फेस वाला है इसका कंट्रीब्यूशन 1/2 का, और ये जो बॉडी सेंटर्ड है इसका कंट्रीब्यूशन 1 का। तो 3 है तो 3 ले लिया, फेस वाले 2 थे तो 2 इंटू 1/2 1 कर दिया, और कॉर्नर वाले 6 ऊपर वाले में थे 6 नीचे वाले में थे, तो टोटल 12 थे, 12 और 1/6, टोटल कितना हो गया 6। तो SCP में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, SCP में नंबर ऑफ एटम्स टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। क्लियर। अब कह रहा है कि ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है इसमें ऑक्साइड का अरे है, मतलब कि ऑक्साइड के नंबर ऑफ एटम्स आपको दे रखे हैं, दैट इज ऑक्साइड इन HCP अरेंजमेंट। तो ऑक्साइड अगर SCP अरेंजमेंट में है तो SCP अरेंजमेंट में तो उसके नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है। अब यहां पे जो एल्युमिनियम साहब है वो एल्युमिनियम कहां पे है, एल्युमिनियम आयंस ऑक्युपाई 2/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वायर। एल्युमिनियम के नंबर क्या है, 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर। ऑक्टाहेड्रल वायर क्या होता है, ये नंबर ऑफ एटम्स का जस्ट कितना होता है, ये जरा बताओगे। नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू ऑक्टाहेड्रल वायर, वही होते हैं जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो 6 है तो 6 ही रहेगा, तो क्या हो गया 6। तो एल्युमिनियम के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एल्युमिनियम प्लस 3 आयन होता है, जानते ही आप, तो क्या हो जाएगा 12/3, 12/3। तो 12/3 का मतलब क्या है, 3 4 जा 12, तो आपके पास फार्मूला आ गया एल्युमिनियम और ये ऑक्सीजन। एल्युमिनियम के कितना का रेशियो 4 का, और इसका रेशियो कितना 6 का, ये तो रेशियो आया भाई, इसके 6 थे, ऑक्साइड का देखिए 6 आया नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि HCP अरेंजमेंट में था, और एल्युमिनियम 2/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वायर था। तो ऑक्टाहेड्रल वायर वही होते हैं जो कि ऑक्साइड के जो कि हमारे अरेंजमेंट में नंबर ऑफ एटम्स थे, तो 6 थे, उसकी वैल्यू रख दिए, तो कितना हो गया 4 6, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 2 3 आएगा। तो फाइनली आपके पास फार्मूला क्या आया, इट इंप्लाइज दैट द फार्मूला इज Al2O3। क्लियर। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो आप आसानी से लगा सकते हैं। मैं आपको अभी इसी वीडियो लेक्चर के बाद में कम से कम 7-8 क्वेश्चन दूंगा, आप उनको लगाइएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है, नहीं लगा पाते हैं, देन यू कैन से विद अस, है ना, मेरे आप लर्निंग बुक ऐप यूट्यूब चैनल पे आप उसको लिखिए कि सर हमें यहाँ इस क्वेश्चन नंबर में प्रॉब्लम आ रही है, एक बार प्लीज इसको सॉल्व कर दीजिए, तो मैं उसको बोर्ड पे फिर से सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। तो वायर्ड का कॉन्सेप्ट आप होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, वायर्ड्स का कैसे क्वेश्चन आता है, 2/3 करेगा, 1/3 करेगा, 1/8 करेगा, 1/6 करेगा, कुछ भी करे, आपको जनरल फार्मूला याद रहना चाहिए, याद रहेगा ना, N2N, N इज द ऑक्टाहेड्रल वायर्ड्स, 2N इज द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्ड्स, उसी के हिसाब से उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो ये वायर्ड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके 7-8 क्वेश्चन मैं आपको अभी देता हूं, आप उसको लगाइएगा। ठीक है। थैंक यू। आगे वीडियो में, हाँ देखिए मैंने आपको बताया नहीं, आगे वीडियो में हम लोग टॉपिक जो पढ़ने चल रहे हैं वो टॉपिक जो है वो जस्ट पैकिंग इफिशियंसीज जुड़ा हुआ है, या और एक टॉपिक है रेडियस रेशियो। तो ये दोनों टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी वायर्स के एग्जांपल्स आपको बताए, बहुत 2-3 क्वेश्चन बताए, उस पर फोकस करिएगा, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। इसके लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, आप करें इसको, नहीं कर पाएंगे तो मैं इसको बोर्ड लेक्चर पे फिर से एक्सप्लेन करूंगा। इस क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 22, एग्जाम्पल नंबर 21, सारे क्वेश्चन वायर्स पे बेस्ड हैं। वायर्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया था, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आज के वीडियो लेक्चर में आपको दिए हैं अभी। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, एग्जाम्पल 24, फेरिक ऑक्साइड का क्वेश्चन, एक सॉलिड का है, एक सॉलिड, सबके आंसर भी लगभग दिए हैं। आप इसको सॉल्व करिए, अप्लाई करिए, अगर नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा फिर से। इन सारे क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने कुछ एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको ईमानदारी से पढ़िए, सॉल्व करिए। आइए आगे हम लोग देखते हैं, इस टॉपिक को ख़त्म करें। जो भी आपको ना समझ में आएगा मुझे बताइएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करूँगा या टॉपिक क्वेश्चन लगवाऊँगा।
लेकिन एक बार मेरा वीडियो लेक्चर कंप्लीटली देखिए, रिक्वेस्ट है कि पूरा कंप्लीटली वीडियो देखेंगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। स्टार्टिंग से 1 बाय 1 वीडियो लेक्चर को देखिए तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आइए हम लोग आपका सबसे फेमस टॉपिक पैकिंग इफिशिएंसी स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे जैसे क्वेश्चन आते हैं मैं बता चुका हूँ, वायर्ड्स के जो क्वेश्चन आज मैंने आपको दिए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में जो हम लोगों ने भी जस्ट पहले न्यूमेरिकल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, वो कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। वायर्ड्स के बारे में हमने पढ़ा, वायर्ड का डिटेल कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में। वायर्ड्स के न्यूमेरिकल्स मैंने आपको दिए हैं, उनको सॉल्व करिएगा। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पैकिंग इफिशिएंसी या फिर पैकिंग फ्रैक्शन। इफिशिएंसी क्या होती है? इफिशिएंसी मतलब किसी की कैपेसिटी, किसी का पावर। जैसे आप किसी मिठाई वाले के पास जाते हैं, कहते हैं भैया जरा सा आप बताइए 250 ग्राम लड्डू कैसे दिए, तो 250 ग्राम लड्डू देता है, लेकिन क्या वो 1 kg वाले डिब्बे में वो 250 ग्राम पैक करके देता है क्या? वो उसकी एक पर्टिकुलर साइज का डिब्बा रहता है, उसमें रखता है और उतनी ही अमाउंट फिलअप होते हैं। आखिर वो कैसे जान गया? तो वो जो आइडिया है वही क्या है? पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी इज द परसेंटेज ऑफ स्पेस, टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल्स। कितना परसेंट स्पेस पार्टिकल्स ने, पार्टिकल्स मीन्स एटम, आयंस या मॉलिक्यूल ने ऑक्युपाई किया है, वो क्या कहलाएगा? पैकिंग इफिशियंसी। और पैकिंग फ्रैक्शन, टोटल फ्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स ऑक्युपाइड, टोटल फ्रैक्शन ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल्स। तो दोनों में डिफरेंस है। इट इज द फ्रैक्शन, इट इज द रेशियो, इट इज बोथ आर रेशियो, बट इट इज द परसेंटेज रेशियो, इट इज द सिंपल रेशियो। क्लियर? अगर आपसे परसेंटेज पूछता है तो इसका मतलब वो पैकिंग इफिशियंसी पूछ रहा है। सिर्फ आपसे फ्रैक्शन पूछता है तो फिर आपसे सिर्फ रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। अब जो आपके सिलेबस में यूनिट सेल है, आप जानते हैं क्यूबिक यूनिट सेल है। कौन सी यूनिट सेल है? क्यूबिक यूनिट सेल। तो हम कैसे ऑक्युपाई करें, कैसे पता करेंगे कि पैकिंग इफिशियंसी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि पहले तो पॉइंट डिफिनेशन को लिख लीजिए कि पैकिंग इफिशियंसी किसे कहते हैं। तो द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस filled by the particles, the percentage of total space filled by the particles is known as packing efficiency। तो परसेंटेज मीन समझ आ गया? परसेंटेज, किसी मिठाई के डिब्बे में कितने पार्टिकल्स अरेंज हुए हैं, उसमें उन्होंने कितने स्पेस ऑक्युपाई किए, वही जो स्पेस ऑक्युपाई किया है उसी को बोलते हैं पैकिंग इफिशियंसी, ठीक है। आप दैट टाइप ऑफ डिब्बा कह सकते हैं, दैट टाइप ऑफ यूनिट सेल कह सकते हैं। इस चैप्टर में हम यूनिट सेल पढ़ रहे हैं। फ्रैक्शन क्या है? बस उसी को 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है तो वो फ्रैक्शन हो जाएगा। दोनों में से डिफरेंस है। तो पैकिंग इफिशियंसी की डिफिनेशन लिखिए, द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल इज नोन एज पैकिंग इफिशियंसी। अच्छा, पैकिंग फ्रैक्शन की डिफिनेशन क्या हो जाएगी? पैकिंग फ्रैक्शन की डिफिनेशन हो जाएगी द फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स इज नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन। तो दोनों वर्ड की डिफिनेशन क्लियर है। आइए इसका फार्मूला पढ़ते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन को पैकिंग इफिशियंसी पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पैकिंग इफिशियंसी हमको क्योंकि क्यूबिक यूनिट सेल में निकालनी है, तो सबसे पहले इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाई कितने नंबर ऑफ एटम है, ये हो गया। अब उन एटम्स का, भाई हम कितने लड्डू रखे हैं, उनका कितना वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। ये भी ध्यान रखिएगा, एक लड्डू की जो साइज होती है, क्या वो सभी लड्डू साइज रहेगी? नहीं रहेगी। वही कंडीशन यहाँ पे है। यहाँ कंडीशन, ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब सारे एटम्स की साइज, सबका वॉल्यूम सेम होगा। अगर सबका वॉल्यूम डिफरेंट होगा तो ये फार्मूला अप्लाई मत करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ दिस फार्मूला। पैकिंग एफिशिएंसी के लिए क्या लिमिटेशन है कि द वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ गिवन यूनिट सेल इज सेम। अगर सेम नहीं है तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब क्योंकि इफिशियंसी है तो इसको क्या कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पैकिंग इफिशियंसी का फार्मूला क्लियर है। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग के लिए बात करूं तो वहां पे नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 1। और यहाँ पे मैंने बताया कि एटम की जो स्फीयर है, एटम यहाँ पे स्फीयर माना जाएगा, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है,
4/3 पाई आर क्यूब। और टोटल वॉल्यूम, क्योंकि क्यूबिक यूनिट सेल है तो क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब इंटू 100। ये एससीपी के लिए फार्मूला हो गया। अब आर की वैल्यू दी हुई है तो आप रख दीजिए यहाँ पे। ऐसे ही एफसीसी के लिए देखिए, एफसीसी या सीसीपी स्ट्रक्चर लगभग सेम होते हैं, दोनों सेम है। दोनों में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4, आपको बता चुका हूं पहले। तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 अपॉन ए क्यूब। क्लियर। ऐसे ही बीसीसी के लिए निकालिए। बीसीसी के लिए क्या हो जाएगा, बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 2। तो 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100। अब हम जब अभी डिफरेंट कैलकुलेशन करेंगे, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ए और आर के बीच में रिलेशनशिप निकालना बताया हो ना आपको, ए और आर के बीच में रिलेशनशिप। तो वही वैल्यू यहाँ देखेंगे आप, ए की जगह पे मैं आर की वैल्यू, आर के रिस्पेक्ट पे वैल्यू पुटअप करता जाऊंगा और डिफरेंट कैलकुलेशन आता जाएगा। एससीपी का जो रिलेशनशिप आएगा, बीसीसी का जो आएगा, एफसीसी का जो आएगा, इन तीनों की जो वैल्यूज अलग अलग आएंगे भी हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे। सीसीपी, एफसीसी और बीसीसी और इस सब की जब एससीपी की निकालेंगे तो अप्रॉक्स 52.4% आएगी परसेंटेज में। एफसीसी और सीसीपी दोनों की जो आएगी 74% आएगी पैकिंग इफिशियंसी, और बीसीसी की जो आएगी वो 68% है। ठीक है। तो पैकिंग इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम। लेकिन ये फार्मूला कब अप्लाई होगा, जब सारे एटम का वॉल्यूम सेम होगा। ठीक है। अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, पूरे यूनिट सेल, क्योंकि हमको क्यूबिक पढ़ना है तो यहाँ पे ए क्यूब लगा रहे हैं। अब सबके लिए फार्मूला मैंने लिख दिया यहाँ पे। यहाँ ये नंबर ऑफ एटम है, ये 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्फीयर बना है, स्फीयर की वॉल्यूम बताइए आपको, और क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब होता तो वैल्यू रख दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसकी ए और आर के बीच में यहाँ पे 2r रख देंगे, 2r का क्यूब तो 8r क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 52.4%। अब ये 52.4% क्या है, 52.4% इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल है, मतलब वो ऑक्युपाइड स्पेस है। तो अनऑक्युपाइड स्पेस कितना हो जाएगा, इसी को आप क्या करेंगे, ये तो ऑक्युपाइड है तो अनऑक्युपाइड वाला कितना हो जाएगा, 100 माइनस 52.4, जो भी आएगा वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एफसीसी के लिए यहाँ पे 4 क्यों लिखा है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम 4 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ए क्यूब की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो सॉल्व होगा, ए की वैल्यू आर के रिस्पेक्ट में रख करके इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ ऑक्युपाइड स्पेस कितना है, इतना स्पेस ऑक्युपाइड है, तो अनऑक्युपाइड कितना है, 100 माइनस 74। ठीक है। ऐसे यहाँ पे अनऑक्युपाइड स्पेस कितना हो जाएगा, 100 माइनस 68। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलिए भाई क्लियर है। तो बताइए कौन सी यूनिट सेल है जो हमारे लिए ज्यादा इफिशिएंट है। तो आपके सामने आंसर आ रहा है, एफसीसी या सीसीपी जो पैकिंग होती है वो हमारे लिए ज्यादा इफिशिएंट है या नहीं है, आपके सामने है। अब ये आंसर कितना आया, कैसे आया, ये आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं ए और आर का रिलेशनशिप बता रखा हूं। लेकिन क्योंकि बोर्ड में आपके पास, बोर्ड में क्वेश्चन क्या पुटअप करता है, कभी कभी पैकिंग इफिशिएंसी की डिफिनेशन पूछा हुआ बोर्ड में, कभी कभी कहता है कि डिराइव रिलेशनशिप, डिराइव द वैल्यू ऑफ पर पैकिंग इफिशिएंसी फॉर एफसीसी और सीसीपी स्ट्रक्चर, या फिर बीसीसी के लिए अलग से डिराइव करने के लिए पूछेगा तो पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे अभी आगे हम देखेंगे इसको, लेकिन आपको एक पैकिंग इफिशिएंसी क्या होती है क्लियर हो गया, डेफिनेशन आप नोट कर लिए, फार्मूला आपको समझ में आ गया, तीनों के लिए कंडीशन आप नोट कर लेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू इतनी आती है, ये ऑक्युपाइड स्पेस है और अनऑक्युपाइड स्पेस ये हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो मोस्ट इफिशिएंट के लिए कौन सी यूनिट पैकिंग है, एफसीसी या सीसीपी। कौन सी सबसे खराब रस्ट है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद नहीं है, तो एससीपी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो पैकिंग इफिशिएंसी, अच्छा यही पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला क्या हो जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन इज द पीएफ। अगर मैं इसी को पीएफ के रिस्पेक्ट में लिखना चाहूं तो पीएफ कितना हो जाएगा भैया, पीएफ के रिस्पेक्ट में, पीएफ के रिस्पेक्ट में यही 100 डाल देना। तो ये जो जब आप वैल्यू रखेंगे तो ये 100 हट जाएगा, तो 100 जब हट जाएगा, पीएफ मतलब पैकिंग फ्रैक्शन, पी तो समझ में आ गया, पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा। अब पैकिंग फ्रैक्शन रखेंगे तो यही क्या आ जाएगा, 0.524, ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0.74, ये कितना आ जाएगा 0.68। क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलिए। तो पैकिंग इफिशियंसी और पैकिंग फ्रैक्शन में डिफरेंस क्लियर है आपको, कैसे निकलेगा, इफिशियंसी इज द रेशियो इनटू 100 और वो पैकिंग फ्रैक्शन इज द ओनली द रेशियो। अब
नंबर ऑफ एटम्स वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर एक एक के बारे में हम पूरा डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, नोट करिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन क्या होते हैं, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम तीनों के बारे में, जो आपके तीनों के सिलेबस में है, उनके बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं। तो पहला पॉइंट है पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें पूछता क्या है, एक तो जनरल क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव का कि कितना पैकिंग एफिशिएंसी है, कितना पैकिंग फ्रैक्शन है, ये तो आप कर ही लेंगे। लेकिन आपसे ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वन वर्ड क्वेश्चन है। लेकिन जब आपसे 3 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, 2 नंबर का पूछेगा, तो वो सीधे पूरा डेरिवेशन पूछेगा। ठीक है, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ए, आर और डी के बीच में रिलेशनशिप डिराइव कराया है तीनों के लिए सेपरेटली। मैं यहाँ नहीं डिराइव कराऊंगा, लेकिन जब आपसे बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन पुटअप होगा तो आप वहां से ए और आर का रिलेशनशिप जो डिराइव किए थे उसको ले आएंगे, यहाँ पुटअप करेंगे। मैं यहाँ डायरेक्ट रखूंगा वैल्यू, आप वहां से उसको पुटअप करेंगे, लेके आएंगे, मतलब वो भी यहाँ पे ऐड करेंगे कि ए और आर का रिलेशनशिप आया कैसे। उसके बाद फिर पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सिंपल वाले के लिए अगर डायग्राम बनाए हम, तो ये है आपका डायग्राम, ये। ठीक है, सिंपल वाले में एटम्स कहाँ पाए जाते हैं? कॉर्नर्स पे। तो एटम कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये दोनों एटम जो होते हैं वो एक दूसरे से ऐसे अटैच होते हैं। तो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई, यही आपका क्या है, ये जो डिस्टेंस है यही आपका ए है, और ये आर और आर, मतलब ए इज इक्वल टू जो है वो 2r है या नहीं है? बोलिए भाई। तो आइए वैल्यूज की पुटअप कर देते हैं, इसको स्मॉल आर से प्रिंट कर देते हैं, इससे आपको सॉल्व करने में आसान रहेगा। तो r और r, ठीक है, ए इज इक्वल टू 2r, वैल्यू क्लियर है। बस आप पैकिंग एफिशिएंसी, अच्छा सिंपल यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम, मैं फिर एक बार आपको नंबर ऑफ एटम का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। यहाँ कॉर्नर्स पे देखिए कुल मिला के 8 कॉर्नर्स हैं। मैंने प्रीवियस डायग्राम्स में आपको एक्सप्लेन करके बताया है कि जो 8 कॉर्नर जो होता है क्यूबिक यूनिट सेल में, वो 1/8 का कंट्रीब्यूशन करता है। कितने कंट्रीब्यूशन करता है? 8 का। तो इज इक्वल टू 8 इंटू 1 का कंट्रीब्यूशन कितने का है? 1/8 का। तो 8 का मिला के कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू, नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया? 1। ठीक है, तो आइए फार्मूला देखते हैं। पैकिंग इफिशियंसी का फार्मूला आप पढ़े हैं कि नंबर ऑफ एटम इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। हमने बताया आपको कि आपको सिर्फ आपके सिलेबस में क्यूबिक है। जब क्यूबिक यूनिट सेल को सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स आपके पास कितने हैं? 1। वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल कितना होता है? क्योंकि यहाँ पे स्फीयर मानते हैं तो स्फीयर का कितना? 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। तो भैया जरा बताओ, ये तो हो जाएगा क्या? इट इम्प्लाइज दैट 4/3 पाई आर क्यूब, और ए की जगह पे आप देखिए 2r है, तो 2r का क्यूब, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8r क्यूब। आर क्यूब कैंसिल हो गया। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इंटू 100 भी करना है इसको, इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 52.4%। कितना आएगा? 52.4%। व्हाट इज दिस स्पेस? ये स्पेस क्या है? तो परसेंटेज ऑफ ऑक्युपाइड स्पेस कितना हो गया भैया? 52.4%। ये ऑक्युपाइड स्पेस है, मतलब पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो गई? 52.4%। ठीक है, और परसेंटेज ऑफ अनऑक्युपाइड स्पेस कितना हो जाएगा? अनऑक्युपाइड स्पेस हो जाएगा इक्वल टू 100 माइनस 52.4। सॉल्व कर लीजिए, 10 में से 4 गया तो 6 हो गया, यहाँ कितना? 9 में से 2 गया
7 बचा, और ये हटिए, ये बचा 9, 9 में से 4 गया 4, मतलब तो जो आपका परसेंटेज ऑफ अनऑक्युपाइड स्पेस आया वो आया 47.6%। मतलब इतना स्पेस अगर आप सिंपल क्यूबिक पैकिंग करेंगे तो आपका इतना स्पेस बेकार चला जाएगा। कितना स्पेस बेकार जाएगा? कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अनऑक्युपाइड स्पेस इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो आप क्या करते हैं, ऑक्युपाइड वाले पर्टिकुलर में चले जाते हैं। तो अनऑक्युपाइड कितना होता है 47.6% और ऑक्युपाइड कितना होता है 52.4%। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कैसे ये निकालेंगे? क्लियर, पैकिंग एफिशिएंसी निकल गई, तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा? पैकिंग फ्रैक्शन इज 0.524, ये पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इफिशियंसी अगर मान लीजिए पैकिंग फ्रैक्शन क्वेश्चन के लिए कैलकुलेट करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, इसे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बाकी प्रोसीजर यही फॉलो होगा, तो क्या हो जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन इज 0.524। क्लियर है? बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी में डिफरेंस क्लियर है। सिंपल क्यूबिक के लिए आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए, नोट कर लीजिए। आई होप कि आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल के लिए, नोट कर लिए। अब देखते हैं पैकिंग इफिशियंसी किसके लिए, पैकिंग इफिशियंसी फॉर एफसीसी फेस सेंटर्ड के लिए, फॉर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। यहां देखिए, ये देखिए फेसेस ये है 4, ये हो गया, एक फ्रंट वाला हो गया ये, और बैक वाला हो गया ये, कुल मिलाकर के इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे भैया? तो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू, कॉर्नर पे कितने हैं 8 इंटू 1/8 दैट इज 1। फेस पे कितने हैं देखिए 6 है, तो 6 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 3 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 3 और 1 कितना हो गया 4, टोटल कितने हो गए 4 हो गए। क्लियर? तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं 4 होते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ये देखिए ये फेस सेंटर्ड है, इसको बोलते हैं क्या, फेस डायगोनल। मैं बता चुका हूं आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में, फेस डायगोनल। फेस डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है भैया √2 है, और ये जो फेस डायगोनल की वैल्यू थी ये 4r के बराबर थी, याद है? ट्रायंगल ABC में जब हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया था तो √2a आया था, और उसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? क्लियर है? तो इसको नोट करिए, फिर देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि ये √2a फेस डायगोनल था, और फेस डायगोनल जो था वो 4r इज इक्वल टू √2a था। ठीक है, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी a इज इक्वल टू निकालना है, a इज इक्वल टू हो जाएगा 2 a यहाँ देखिए ये है 4r अपॉन √2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2√2r। ठीक है, तो ये फार्मूला आपके सामने आ गया। अब a की वैल्यू आपके सामने है, आइए फार्मूला रखते हैं। तो चलिए पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एटम कितने आए हैं 4, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल कितना है 4/3 πr³ अपॉन a की वैल्यू a³ देखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो a³ होता है, a³ रखेंगे। अब इफिशियंसी निकाले तो 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 16/3 πr³ अपॉन a की जगह पे हम ये रख सकते हैं 2√2r, 2√2r का क्या क्यूब इंटू 100। समझ में आया कि नहीं आया? 2√2r का 100 क्यों रखे, क्यों रखे? क्योंकि यहाँ पे a इक्वल टू ये आया है। एकदम डाउट क्लियर है? अब आइए देखते हैं, इस वैल्यू को यहां रखते हैं, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू आएगा 16/3 πr³ इन 16/3 πr³ अपॉन 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8√2r³ इंटू
अंडर रूट 2 का क्यूब करेंगे तो ये 2 का 2 टाइम्स होगा तो 4 हो जाएगा, तो ये 8 और वो 4, ये 16 हो जाएगा। 16 अंडर रूट 2 आर क्यूब। क्यों? रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 करिए तो रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो गया 2, तो 8 2 जा 16। भाई देखिए भाई रूट 2 का भी तो क्यूब होगा, तो रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हुआ, रूट 2 कितना हो गया 2, तो 8 यहाँ आया था 2 का क्यूब, तो 8 इंटू 2 16, तो 16 अंडर रूट 2 आर क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पैकिंग इफिशियंसी आ जाएगी 74.01%। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 74.01%। तो फेस सेंटर मतलब एफसीसी या सीसीपी दोनों स्ट्रक्चर एक ही होता है, तो दोनों की जो पैकिंग इफिशियंसी आएगी वो 74.01% हाईली इफिशियंट है। इसको अप्रॉक्स हम मान लेंगे कि 74%। ठीक है, तो ऑक्युपाइड स्पेस कितना हो गया, ये सब तो नोट कर ही लिए होंगे। ऑक्युपाइड स्पेस, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्युपाइड स्पेस कितना हो गया 74%। तो अनऑक्युपाइड स्पेस कितना, परसेंटेज ऑफ अनऑक्युपाइड स्पेस 100 माइनस 74, तो 100 में से 100 लगेगा 26%। ठीक है, तो देखिए सिंपल वाले के कंपेरिजन में ये थोड़ा सा आपका ज़्यादा इफिशियंट है कि नहीं, बहुत ज़्यादा इफिशियंट। 52.4 था, ये 74% है। तो एफसीसी और सीसीपी के लिए पैकिंग इफिशियंसी कितनी होती है 74% होती है, और अनऑक्युपाइड स्पेस कितना होता है 26%। उसके लिए 47% अप्रॉक्स थी या नहीं थी, 47.6 थी। अब आइए पैकिंग फ्रैक्शन देखते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, यही 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो कितना आएगा 0.7401, ये पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन पूछेगा तो 100 से मल्टीप्लाई मत करिएगा, बाकी सब कुछ यही रहेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो पैकिंग इफिशियंसी इसके लिए कितना होगा, क्लियर हो गया, नोट करिए। तो आइए हम अगला पॉइंट देखते हैं बीसीसी के लिए। पैकिंग इफिशियंसी फॉर बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। तो आइए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। बॉडी सेंटर्ड में आपको पता होगा कि एटम्स जो होते हैं वो कॉर्नर्स पे पाए जाते हैं, और एक एटम कहाँ पाया जाता है, बॉडी में पाया जाता है ना, ये। ठीक है, ये इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए। ये आपका था फेस डायगोनल, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बस आपको बस आज फार्मूले के बेसिस पर क्वेश्चन करके दिखाना है। और ये आपका क्या है, बॉडी, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए, डायगोनल। फेस डायगोनल की वैल्यू √2a होती है और इसकी वैल्यू √3a होती है। ये मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्क्राइब करके एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ, आप पूरा इसको क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, √2a √3a कैसे आता है ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और ये भी बताया था कि ये जो AB है ये क्या होगा 4r, मतलब फेस बॉडी डायगोनल जो होता है 4r = होता है √3a। तो a = क्या हो जाएगा बाबू, a = हो जाएगा 4r/√3। तो a की वैल्यू क्लियर है। तो आइए, अच्छा इसका नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स निकाला जाए। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे कॉर्नर्स पे। कॉर्नर कितना है 8 × 1/8 दैट इज 1, और बॉडी पे 1 है, तो टोटल 1 + 1 कितना हो गया 2, दोनों को ऐड करेंगे तो 2। तो इसमें जेड की वैल्यू कितनी होती है 2, बॉडी सेंटर्ड हो गया। तो पैकिंग इफिशियंसी का फार्मूला आपको पता है, पैकिंग इफिशियंसी = नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम यहाँ पे कितने हैं 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। तो 1 एटम का वॉल्यूम क्योंकि स्फीयर मानते हैं तो 4/3 πr³ अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू a³ इंटू 100। तो 2 × 4/3 πr³ a की जगह पे हम देखिए रखेंगे 4r/√3 इंटू 100। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को पुटअप कर लीजिए। जैसे ही आप इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे तो आप देखेंगे कि आंसर यहाँ पे जो ये जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 × 4 = 8 है ना, 8/3
पाई आर क्यूब अपॉन, ये देखिए 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और क्यूब करेंगे तो 64, तो 64 आर क्यूब अपॉन, ये देखिए √3 इंटू √3 इंटू √3, तो √3 कितना हो गया 3, तो 3 √3 हो जाएगा, 3 √3 हो जाएगा इंटू 100 ये होगा, तो आर क्यूब कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो अप्रॉक्स आएगा 68%। कितना आएगा 68%, अप्रॉक्स 68% आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ परसेंटेज ऑफ ऑक्युपाइड स्पेस कितना हुआ, परसेंटेज ऑफ ऑक्युपाइड स्पेस, परसेंटेज ऑफ ऑक्युपाइड स्पेस क्या हुआ, परसेंटेज ऑफ ऑक्युपाइड स्पेस हुआ 68%। तो अनऑक्युपाइड स्पेस कितना हुआ, परसेंटेज ऑफ अनऑक्युपाइड स्पेस कितना हो गया 100 माइनस 68, दैट इज 32%। इस तरीके से आपने देखा कि सिंपल में, एफसीसी में, सीसीपी में और बीसीसी में सबसे ज़्यादा इफिशिएंट एफसीसी होती है, फिर बीसीसी होती है, फिर एससीपी होती है, सिंपल वाली होती है। ये तो हुआ सबसे ज़्यादा इफिशिएंट। तो सबसे ज़्यादा इसमें परसेंटेज ऑफ अनऑक्युपाइड स्पेस बीसीसी में कितना 32%, परसेंटेज ऑफ अनऑक्युपाइड स्पेस एफसीसी में कितना होता है, सीसीपी में कितना होता है 26%, उसमें कितना था 47.6%। तो ये चीज़ें डाटा आपको याद होना चाहिए क्योंकि इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, बोर्ड में कैसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव एक तो पूछेगा वन वर्ड वाला कि कितनी पैकिंग एफिशिएंसी होगी, किसकी पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है, किसकी पैकिंग एफिशिएंसी सबसे कम होती है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होने चाहिए। बाकी डिराइव करने को पूछेगा तो डिराइव करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप पैकिंग एफिशिएंसी की डिफिनेशन लिखेंगे, उसका फार्मूला लिखेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने के बाद ए और आर के बीच में रिलेशनशिप डिराइव करेंगे। मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ, आप जब कॉपी पे नोट्स बनाइएगा तो नोट्स बनाते समय इस बात का ध्यान रखिएगा, पैकिंग एफिशिएंसी की डिफिनीशन हर एफसीसी के लिए सबके लिए अलग अलग डिफिनीशन, फार्मूला के बाद फिर आप इसको डिराइव करेंगे, ए और आर के बीच में रिलेशनशिप सबके लिए अलग अलग खुद से डिराइव करेंगे तो आपकी तैयारी होगी, जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना तैयार हो जाएगा। रिलेशनशिप डिराइव कर लेंगे, रिलेशनशिप डिराइव करने के बाद तब इस फार्मूले में वैल्यू पुटअप करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। एक टॉपिक और है पैकिंग एफिशिएंसी का, जितना आपके सिलेबस में था उतना मैंने आपसे डिस्कशन कर दिया। आई होप कि पैकिंग एफिशिएंसी आपको क्लियर हो गया होगा। मेरा जो अगला वीडियो लेक्चर होगा वो टोटली रेडियस रेशियो पे बेस्ड होगा। रेडियस रेशियो कभी कभार सिलेबस में था लेकिन कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी नहीं आते हैं, तो कन्फ्यूजन ना रहे। और एक रेडियस रेशियो पे रहेगा और एक डेंसिटी कैलकुलेशन। इस तरीके से हमारा पहला पार्ट सॉलिड स्टेट का खत्म हो रहा है। कहेंगे सर इतने सारे वीडियो लेक्चर हो गए, तो बाबू आपको समझाने के लिए वीडियो लेक्चर बने, अदरवाइज मुझे बनाना होता तो मैं तो बहुत फास्ट चला होता, क्वेश्चन सब समाप्त हो गए होते। लेकिन आपके लिए मैंने इस वीडियो लेक्चर्स को छोटे छोटे वीडियो लेक्चर्स पार्ट में बनाया कि जिससे आपको तैयारी हो जाए। वाइड्स के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा। जो भी डाउट आए मुझे पर्सनली मैसेज करिएगा कमेंट बॉक्स में। पॉजिटिव मैसेज जितने भी हो सके करिए, जितनी भी आपको समस्या आ रही है, अगर ये समस्या भी आ रही है तो आप उसको मैसेज करिए। मुझे लगता है कि पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए इसको। कहीं कोई डाउट आता है तो मुझे इन्फॉर्म करिए। ठीक है, तो अगला वीडियो लेक्चर जो हमारा होगा वो टोटली डिपेंड होगा रेडियस रेशियो एंड डेंसिटी कैलकुलेशन फॉर एन गिवन यूनिट सेल पे होगा। ठीक है, और वाइड्स के आपके डाउट्स भी मैं उस लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कल संडे स्पेशल क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है, मैंने आपको बताया था। तो कल संडे का वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा। लेकिन देखिए मुझे प्रॉब्लम इसी बात की है कि आप, फिर लास्ट में आपसे कहने जा रहा हूँ कि आप वीडियो लेक्चर पूरा नहीं देख रहे हैं। बहुत ही ये गलत बात है। आप नोट्स बना रहे हैं, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं, जो भी 15-20 बच्चे मुझे रेगुलर व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, उनके नोट्स आ रहे हैं, तो उनके नोट्स मुझे बहुत सही लग रहे हैं। लेकिन ये गड़बड़ है, ये गलत है कि आप लोग मैसेज नहीं करते हैं। मैसेज करिए, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए और उसमें जो भी आपको समस्या आती है उसको इन्फॉर्म करिए। ठीक है, थैंक यू।